वेलकम बैक एवरीवन। जय हिंद आप सभी को। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। रीजन क्या है? इस पे लो ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो प्रसिद्ध उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। ये मंगल के दो उपग्रह हैं। कौन कौन? फोबोस और डीमोस, ये मंगल के दो उपग्रह हैं। पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है 70% पाई जाती है, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। बाकी 30% पर आपके स्थलीय भूमि है जिस पर सब कुछ है, बाकी 70% जल है, इसी नाते पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शनि का अगर जो उपग्रह है वो है टाइटन। आपका टाइटन ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। बृहस्पति के बारे में बात करें तो बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। लो है, यूरोपा है, गैनीमीड है। ये गैनीमीड बहुत बार पूछा जा चुका है। अब तो एसएससी पैटर्न चेंज करने के बाद अब ये नए नए नामों को पूछ रही है। लो है, यूरोपा है, गैनीमीड है, कैलिस्ट्रो है, कैलिस्ट्रो। ये सभी जो उपग्रह हैं किसके हैं? बृहस्पति के। बृहस्पति पर याद रखिएगा एक तूफान पाया जाता है जिसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। ये बृहस्पति पर एक तूफान पाया जाता है, ग्रेट रेड स्पॉट। तो बृहस्पति के उपग्रहों की बात करें, लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्ट्रो, सभी किसके उपग्रह हैं? बृहस्पति के। ग्रेट रेड नामक स्पॉट तूफान जो है किस ग्रह पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका बृहस्पति पर। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नियॉन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, CH4 मीथेन, ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन O3 ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य है, इनमें से किसे ठोस कार्बन भी कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। या शुष्क बर्फ भी किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। और एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं इनसे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ग्रीन हाउस गैसों में CO2, CH4, O3। अब तक जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर पूछा जा गया क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है ग्रीन हाउस गैस को लेकर, तो कार्बन डाइऑक्साइड पर ही पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखिएगा शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ठोस बर्फ भी कहा जाता है। नियान ये अक्रिय गैस है। नियान एक प्रकार का कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन, हीलियम। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और नियान का 10 होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है एसएससी जीडी एग्जाम 2015 में। ये पूछा हुआ है कि सबसे अधिक मूसलाधार वर्षा किस बादल से होती है? तो उसमें प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक वर्षा किस बादल से होती है? कपास में, वर्षा स्तरी में, इस तरह से ऑप्शन दिया था। तो इसमें आप नाम याद रखिएगा, सबसे अधिक मूसलाधार वर्षा किस बादल से होती है? कपासी मेघ यानी क्यूम्यूलस, पच्छाव मेघ सीरस, कपासी वर्षा मेघ क्यूमुलियो निम्बस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये नाम याद रखिएगा, दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नाम याद रखिएगा। कपासी वर्षा मेघ इसको कह सकते हैं, क्यूमियो निम्बस ये भी नाम याद रखिएगा। और इसी बादल को थंडर स्टोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्लाउड के नाम से इस बादल को जाना जाता है। तो वर्षा मेघ भी कह सकते हैं। मूसलाधार वर्षा किससे होती है? इसी से होती है। थंडर स्टॉर्म बादल क्लाउड किसे कहते हैं? क्यूमिलो निम्बस को कहते हैं। कपासी वर्षा मेघ इसी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
निम्न में से किस पठार का आकार त्रिभुजाकार है? मालवा का पठार, नागपुर का पठार, मेवाड़ का पठार, दक्कन का पठार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्कन का पठार। इसका आकार जो है आपका त्रिभुजाकार है। और दक्कन का पठार जो है आपका ये दक्षिणी भारत के साइड में ये पाया जाता है। ये कुल टोटल 5 राज्यों से आपका लगा हुआ है। और दक्कन के पठार के पश्चिमी एरिया में पश्चिमी घाट है, पश्चिमी साइड वाले एरिया में पश्चिमी घाट है, और पूर्वी वाले एरिया में पूर्वी घाट है आपका। ये जो उड़ीसा तमिलनाडु के तट है इन्हें कोरोमंडल तट बोलते हैं। आपका आंध्र प्रदेश का तट हो इसको कोरोमंडल तट बोला जाता है। इस वाले तट को आपका कोंकण तट बोलते हैं। महाराष्ट्र से गोवा के तट को कोंकण तट, और केरल से लेके तमिलनाडु के तट तक यहाँ पे जो कन्याकुमारी से मालाबार तट बोलते हैं। तो जो दक्कन का पठार है आपका याद रखिएगा केरल में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इसमें दक्कन का पठार इन्हीं राज्यों को स्पर्श करता है। और इसका आकार जो है दक्कन के पठार का त्रिभुजाकार है। छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो ये भारत का रूर कहा जाता है। इसे याद रखिए, क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से किसे भारत का रूर कहा जाता है, तो ये छोटा नागपुर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो खनिजों की मात्रा है, जैसे हो गया, अभ्रक हो गया, यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। और छोटा नागपुर के पठार के बीच से जो नदी बहने वाली है वो आपकी दामोदर नदी है। मालवा की पठार की बात करें तो ये काली मिट्टी, जिसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं या रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, काली मिट्टी। और ये जो काली मिट्टी का निर्माण होता है ये ज्वालामुखी, जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ रहता है वहीं पे काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। और मालवा के पठार से जो निकलने वाली नदियां हैं वो है आपकी, मालवा के पठार से निकलने वाली नदियों में मालवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये मालवा का पठार यहाँ पे पाया जाता है। मालवा का पठार, यहाँ से निकलने वाली नदियों में नाम याद रखिएगा, माही नदी है, माही, चंबल, ये यमुना में मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है। अगर पूछे कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक तो चंबल बताना है। बेतवा, केन, सिंध। केन बेतवा जो परियोजना है एक, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की है। ये परियोजना से अगर कोई लाभान्वित होने वाला अगर जिला होगा उत्तर प्रदेश का, तो ये जो बुंदेलखंड का एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, पानी की बहुत कमी है, तो अगर ये परियोजना बनती है केन बेतवा जो परियोजना है, तो ज़्यादातर लाभ आपका बुंदेलखंड होने की संभावना है। चित्यागिरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी, सांची एमपी, लद्दाख। तो इसे याद रखिएगा, चित्यागिरी जो उत्सव है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और ये सबसे पुराना स्तूप है, सबसे पुराना स्तूप है। स्तूप बौद्ध धर्म में स्तूप का क्या मतलब है, तो जो महात्मा बुद्ध के बॉडी के जो पार्ट से अवशेष कह सकते हैं, वो भारत में लगभग 8 जगह रखे गए हैं। जहाँ जहाँ पे रखे गए हैं उनको स्तूप बोला जाता है। तो सबसे पुराना जो स्तूप है सांची यानी मध्य प्रदेश में, इसे अशोक द्वारा बनवाया गया था। अशोक द्वारा बनवाया गया था सांची के स्तूप को। यहाँ पे बुद्ध के 2 शिष्य थे, जो नाम याद रखिएगा। मेरे पास स्लाइड कम है इसीलिए लिखने की जगह बहुत कम पड़ जा रही है। तो सारीपुत्र और मोगलाना, इनके 2 शिष्यों की जो अवशेष है यहाँ पे एमपी में रखा गया है, सांची के स्तूप में रखा गया है इनके अवशेष के साथ ही। अगर बुद्ध पूर्णिमा का पूछे बौद्ध धर्म से क्या संबंधित है, तो याद रखिएगा बुद्ध पूर्णिमा में आप इसमें बुद्ध पूर्णिमा, ये बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति
मृत्यु की स्मृति में मनाई जाती है? 3 चीज़ें, जन्म, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु की स्मृति में बुद्ध पूर्णिमा की मनाई जाती है। एक क्वेश्चन 2000 पूछा तो 2026 यूपीएसआई 15 मार्च को कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक, ये सारनाथ वाराणसी में आपका स्थित है धमेक स्तूप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चैत्यागिरी उत्सव कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। महाबलीपुरम सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो महाबलीपुरम सौर मंदिर आपका ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। और इसको कराया था आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है सौर मंदिर? भगवान शिव को समर्पित है। और इसे यूनेस्को की साइट 1984 में शामिल किया गया है। महाबलीपुरम का सौर मंदिर को यूनेस्को की साइट 1984 में शामिल किया गया है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करें तो ये 7 रथ मंदिर बनवाया है इन्होंने। 7 रथ मंदिर बनवाया गया है, जिसको मार्को पोलो ने 7 पैगोडा कहा था। क्या बोला था? 7 पैगोडा। 7 पैगोडा, ये 7 रथ मंदिर को बोला था। ये भी कहाँ पे है? महाबलीपुरम आपके तमिलनाडु में ही है। अगर पैगोडा की बात करें तो 7 पैगोडा आपका बोला जाता है 7 रथ मंदिर को। ब्लैक पगोड़ा आपका जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। कंफ्यूजन मत होइएगा, ब्लैक पगोड़ा। और वाइट पगोड़ा जो बोला जाता है ये आपका उड़ीसा में जो जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर है उसे वाइट पगोड़ा बोला जाता है। 7 पगोड़ा 7 रथ मंदिर को, और ब्लैक पगोड़ा सूर्य मंदिर को, और वाइट पगोड़ा जगन्नाथ मंदिर को। किनके प्रयासों से 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में। इनके प्रयासों से पारित होता है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो ये सती प्रथा अधिनियम इन्हीं के समय में, इन्हीं ने सती प्रथा के खिलाफ, इन्होंने सती प्रथा के समर्थन खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बैटिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके माध्यम से और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इस पर रोक लगा दिया गया था। कब? 1829 में। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, ये सिपाही विद्रोह जो हुआ था, इसके पीछे कई कारण थे और ये तत्काल नहीं हुआ था। 1857 में तत्काल तुरंत विद्रोह हो गया नहीं, इसके पीछे बहुत से रीजन थे। कई सालों के लोगों की जो यातनाएं थी, जो पीड़ा थी, ये 1857 में उभर कर सामने आई। ये 10 मई 1857 को सिपाही जो है दिल्ली की सड़कों पर पहुंच जाते हैं। ये विद्रोह असफल हुआ। इसका रीज़न क्या था? जो इसमें भारत के सभी लोग सम्मिलित नहीं हो पाए। उस समय अखबार न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको ज़्यादा प्रसारित नहीं किया गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए। बाद में इस विद्रोह का अंग्रेज़ों ने दमन कर दिया। इसी विद्रोह में अगर सभी भारतीय उस वक्त अगर एक साथ खड़े हुए होते, दक्षिण भारत के लोग भी और उत्तर भारत, यानी सभी भारत की तरफ सभी लोग खड़े होते, तो शायद उसी वक्त देश आज़ाद हुआ हो गया था। लेकिन
उसमें कई लोगों का मत अलग अलग विचारधारा थी और इसमें सभी लोगों ने प्रयास नहीं किया, तो इसी नाते ये विद्रोह असफल हो गया था 1857 का। हाँ, लेकिन उसमें अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था कि भारतीय कभी भी सत्ता को उखाड़ के फेंक सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ताज का शासन यानी डायरेक्ट इंग्लैंड से वहाँ पे शासन करने के लिए यहाँ का प्रशासन जो था डायरेक्ट अब इंग्लैंड से होने लगा, जिसको 1858 में ताज का शासन बोला जाता था। ताज का शासन 1858 इस विद्रोह के बाद ही हुआ। 1857 में यहाँ से प्रश्न बना है कि 1857 में जब विद्रोह हुआ था 1857 में, उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका वीर सावरकर, यानी वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। होम रूल लीग एचआरएल का गठन कब किया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी से 1916 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। 1920 में तिलक जी की मृत्यु के बाद गांधी जी ने होम रूल का नाम पुनः स्वराज्य सभा रखा। गांधी जी ने क्या नाम रखा था? होम रूल का स्वराज सभा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसीलिए गांधी जी ने होम रूल का आंदोलन की मृत्यु के बाद स्वराज सभा रख दिया गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस लीग को स्वराज सभा भी कहा जाता है? तो होम रूल लीग को। और इसका गठन कब हो रहा है? 1916 में। किनके प्रयासों से? तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। 1920 में तिलक जी की मृत्यु के बाद इसका नाम महात्मा गांधी ने स्वराज सभा रख दिया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 3 और डी आपका 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर न्याय की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिए गए हैं। कौन से न्याय दिए गए हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगर स्वतंत्रता की बात करें इसमें, तो स्वतंत्रता के लिए कुल 5 अधिकार, स्वतंत्रता की अगर बात करें तो कुल 5 दिए गए हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। एक है आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। न्याय की बात करेगा तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता की बात करेगा तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की इतनी प्रकार की स्वतंत्रता दिए गए हैं। इसमें से शब्दों की अगर बात करें कौन से शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और आपके एक शब्द गणराज्य। ये सभी शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। याद रखिए इसको। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणराज्य सभी शब्द कहाँ से लिए गए हैं प्रस्तावना में? ये सभी फ्रांस से लिए गए हैं। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो जैसे मान लीजिए कोई केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है, तो उस पर राष्ट्रपति का शासन होता है। वहाँ पे राष्ट्रपति अपना एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है।
तो जो डायरेक्ट राष्ट्रपति वहाँ पे शासन अपने प्रशासक के माध्यम से करता है, वो किस अनुच्छेद के तहत करता है भारतीय? तो अनुच्छेद 239 के तहत। बाकी जहाँ पे यूनियन टेरेटरी नहीं है वहाँ पे राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार थे? शुरू में जब ये भारतीय संविधान बना था तो मौलिक अधिकार कुल आपके टोटल 7 प्रकार के दिए गए थे। 7 प्रकार के, और यहाँ से प्रश्न बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा हुआ होगा। 7 प्रकार के कुल टोटल मौलिक अधिकार दिए गए थे। उस वक्त कौन कौन से थे उसमें? सबसे पहला आपका समानता है। समानता आप लिखते जाइएगा, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 आपका समानता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका दिया गया अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया आपका 23 से 24। सांस्कृतिक और शैक्षणिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आपका 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिया गया आपका अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो लास्ट वाला आपका छठा आपका ये है अनुच्छेद 32 में। और संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति को अधिकार को हटाकर एक वैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया, और इसे भारतीय संविधान के भाग 3 से हटाकर भाग 12 में रखा गया है। और अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 301 के तहत इसको रखा गया है, और ये एक प्रकार का आपका कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार को कब संशोधित किया गया? आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 में भाग 12 के अधीन अनुच्छेद 301 के तहत ये कानूनी अधिकार है। तो अगर पूछा है आपसे प्रश्न, क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार थे? तो मौलिक अधिकार आपके टोटल उस वक्त थे 7। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 होगा। लेकिन वर्तमान में आपका 6 ही है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आपके संपत्ति को अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका होगा ऑप्शन नंबर डी 7। नाबार्ड के बारे में पूछा है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982, 13 जुलाई 1983, 10 जुलाई 1982, 15 जुलाई 1985। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। और ये किस समिति की सिफारिश पर होती है? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। किसके? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इसका जो मुख्यालय आपका, मुख्यालय इसका मुंबई में है। मुंबई में है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट व्यक्ति से संपर्क नहीं करता नाबार्ड। नाबार्ड बैंकों के माध्यम से आपको जैसे कल्याण करने के लिए योजना बनाया है। जैसे मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, तो आपको ये जो आएगा ना, तो ये नाबार्ड की निगरानी के अंतर्गत ही आपको पैसा आएगा। तो ये नाबार्ड के अंतर्गत ही आएगा। नाबार्ड इस पर अपना देख रेख रखता है, तो उसी के अंतर्गत यह पैसा आता है, उस पर नज़र रहती है नाबार्ड की। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का जो पैसा आता है आपका केसीसी का, वो भी नाबार्ड के अंतर्गत ही आता है। रुपए जो रुपए कार्ड है उस पर जो पैसा मिलता है आपका, वो भी आपके नाबार्ड के अंतर्गत आता है। तो ये थर्ड 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 ऑब्जेक्ट से ही आपको लाभ पहुंचाता है। डायरेक्ट नहीं, जैसे आप एसबीआई बैंक में गए, डायरेक्ट आप बैंक में जाते हैं, बैंक से लेन देन जो भी करना था डायरेक्ट करते हैं। इसमें नाबार्ड में आप डायरेक्ट नहीं संपर्क करते हैं। ये बैंकों के माध्यम से आपका कल्याण करता है, और योजनाओं के माध्यम से। तो नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को होता है। किसके समिति पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इसका मुख्यालय कहाँ पे है?
मुंबई में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसमें आप लोग अच्छे से कलम कापी लेकर लिखिएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा कम और इसमें आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करूंगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहला इसका ऑप्शन पूछा है, ऑप्शन नंबर ए हेराल्ड डोमर मॉडल, पीसी महालनोबिस, गाडगिल और डीपी धर मॉडल। इनमें से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका पीसी महालनोबिस। भारत में जो योजना शुरू होती है 5-5 साल पे शुरू होती है, और ये 1951 में योजना शुरू हुई थी। ये एक तरह से योजना ये बनाया गया था कि मतलब हम 5 वर्षों में इन कामों को शुरुआत करेंगे, इन कामों को महत्व ज़्यादा देंगे, फिर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, फिर अगले पंचवर्षीय योजना में दूसरे दूसरे कार्यों को करेंगे। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है आपका मुख्य फोकस, जो पहली पंचवर्षीय योजना का है आपका, वो मुख्य फोकस आपका कृषि पर है। किस पर है? कृषि पर। और ये पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस परियोजना में आपके जो बांध बनाए गए थे, भाखड़ा नंगल और हीराकुंड बांध, ये इसी परियोजना में बनाए गए थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और इसमें एच वाई भी जो बीजों की उच्च किस्म की उत्पादकता के लिए लागू, जिसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज। और ये प्रश्न पूछा जो जा चुका कि पहली पंचवर्षीय योजना में जीडीपी में कितना योगदान था पहली पंचवर्षीय योजना में, तो ये 13% था। कितना था? 13% था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो आपका इसमें किसको दिया गया था? औद्योगिक विकास को। किस पर जोर दिया गया था? औद्योगिक विकास। यानी इसमें विनिर्माण चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया गया था, इसमें ज़्यादा इस पर जोर दिया गया था। इसमें आपके 3 इस्पात संयंत्र, मैं नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप लोग लिखते जाइएगा। राउरकेला जो उड़ीसा में स्थित है, ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित होता है। दूसरा है आपका दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित होता है। तीसरा है आपका भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, और ये रूस के सहयोग से स्थापित होते हैं। ये 3 इस्पात संयंत्र आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित होते हैं। कौन कौन? राउरकेला उड़ीसा का जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल ब्रिटिश के सहयोग से, तीसरा आपका भिलाई जो छत्तीसगढ़ और रूस के सहयोग से। और ये जो योजना थी आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी, और ये विनिर्माण क्षेत्रों पर इस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, तृतीय पंचवर्षीय योजना आपकी विफल रही थी। रीजन क्या था? उस वक्त आपके 1962 में भारत पाकिस्तान के युद्ध हो रहे थे। 1965 में भारत पाक का युद्ध हो रहा था उस वक्त, और इसी योजना में आप ये 1962 में भी युद्ध हुआ था, 1965 में भी। 1962 में युद्ध चीन से हुआ था और 1965 में पाकिस्तान से। तो उस वक्त ये जो योजना थी, और थोड़ा सन को लेकर मैं कन्फ्यूजन था, 1962 में आपका भारत चीन युद्ध होता है और 1965 में भारत पाक युद्ध हो रहा है। तो इस युद्ध के कारण जो तृतीय योजना थी ये असफल हो गई। और इसी समय जो आपका एफसीआई, पहले एसएससी की वैकेंसी कराती थी एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, ये 14 जनवरी 1965 को स्थापित किया जाता है, यानी इसको एफसीआई की स्थापना होती है। और यहाँ से फेमस एक प्रश्न है आपका, योजना जो अवकाश है 1966 से 1969 के बीच ये पूछा गया कि योजना अवकाश कब घोषित किया गया? 1966 से 1969 आपका योजना अवकाश है। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें, चौथी पंचवर्षीय योजना तो इसमें परिवार नियोजन पर ज़्यादा जोर दिया गया था, और इसमें 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है 1969 में। और इसी समय आपका 1974 में, इसी योजना में 1974 में इस्माइलिंग बुद्धा जो भारत का भूमिगत परमाणु परीक्षण था 1974 में किया गया था। उसमें पीएम इंदिरा गांधी थी।
इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति आपके बीबी बीबी गिर थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका मेन लक्ष्य था, नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आपका आता है अनवरत 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 योजना, रोलिंग प्लान। ये आता है 1978 से 1980। ये जनता पार्टी यानी मोरारजी देसाई की जब सरकार थी, 1978 से 1980। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान 1978 से 1980। निम्न में से किस नृत्य को सपेरा नृत्य के रूप में जाना जाता है? कच्ची घोड़ी, तेरह ताली, कालबेलिया और गौड़गौड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालबेलिया नृत्य को आपको सपेरा नृत्य के रूप में जाना जाता है। 2010 में इसे यूनेस्को 2010 इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, कालबेलिया को। और ये जो जितने भी नृत्य हैं आपके, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली और गौड़गौड़, ये गौड़गौड़ नृत्य जो भी हैं ये सभी आपके राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के नृत्य हैं सभी टोटल। और कालबेलिया इसे सपेरा नृत्य भी बोला जाता है। और ये कहाँ का है? राजस्थान का। इसे 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में मनाया जाता है। ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये लिख लीजिएगा, प्रश्न पूछा गया गुजरात का माधवपुर मेला किसके लिए याद में मनाया जाता है? तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का उत्सव। भगवान कृष्ण और रुक्मणी ये इनके विवाह का उत्सव के लिए मनाया जाता है। और कहाँ पे? ये पोरबंदर में। पोरबंदर में। छत्तीसगढ़ में आपको अगर पूछे तो प्रसिद्ध मेला आपका लगता है नारायणपुर। नारायणपुर मेला है आपका, ये छत्तीसगढ़ में। और बात करें तो गोंचा महोत्सव, चंपारण मेला, ये सभी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। गोवा की अगर बात करें तो जो पूछा हुआ प्रश्न है आपके, सिगमो, ये 14 दिन तक चलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद। तो नेल्सन मंडेला इस प्रश्न का राइट आंसर, नेल्सन मंडेला। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला हैं। बी आर अम्बेडकर की पुस्तकों की बात करें तो लिखते जाइएगा आप लोग, वेटिंग फॉर, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ये, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये किसकी पुस्तकें हैं? बी आर अम्बेडकर की। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी एनहिलेशन का मतलब होता है समाप्त, यानी जाति समाप्त। ये एनहिलेशन का मतलब होता है, एनहिलेशन का मतलब समाप्त होगा। और एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातिगत भेदभाव समाप्त, इसका हिंदी होगा। रीडल्स इन हिंदुज़म, इनकी ये भी पुस्तक है, रीडल्स इन हिंदुज़म, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, रीडल्स इन हिंदुज़म। ये तीन पुस्तकें प्रसिद्ध हैं इनकी, बी आर अम्बेडकर की, याद रखिएगा।
वेटिंग फॉर ए वीज़ा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, रिडल्स इन हिंदुज़म। भगत सिंह की जो पुस्तक है आई एम एन एथिस्ट, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथिस्ट, इसका उत्तर होगा मैं नास्तिक क्यों हूँ। माई मास्टर, इनकी दो पुस्तकें हैं, वाई एम आई एन एथिस्ट, और एक अगली पुस्तक है इनकी माई मास्टर। स्वामी विवेकानंद की जो पुस्तकें हैं ये आसान है, राजयोग, राजयोग, कर्मयोग, ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें हैं। और फ्रीडम टू लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक के नेल्सन मंडेला है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी हैं। बाद शुरू में इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया था स्वतंत्रता के लिए। जिस तरह से भारत में गांधी जी को माना जाता है, पूजा जाता है, उसी तरह से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को माना जाता है। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसे दिया गया, तो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया। और 2021 एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है, 28 या 29 नवंबर को ये प्रश्न पूछा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका जी शंकर कुरूप। 1965 में सबसे पहली बार इन्हीं को मलयालम में बांस की बांसुरी साहित्य के लिए ये दिया गया था। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका, ये भारतीय संविधान के 22 भाषाओं यानी 8वीं अनुसूची में जितनी 22 भाषाओं में किसी भाषाओं में ये दिया जा सकता है, एक भाषा में। इसमें कुल टोटल जो राशि होती है 11 लाख रुपए की राशि होती है, और एक प्रशस्ति पत्र होता है, और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा होती है। अगर प्रथम महिला पूछेगा तो आशापूर्णा देवी बताएंगे, प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका अंग्रेजी के लिए अगर बात करें किसे दिया गया है, अंग्रेजी के लिए, तो अंग्रेजी के लिए सबसे पहले दिया गया था इंग्लिश के लिए दामोदर माउजे, इंग्लिश के लिए दामोदर माउजे। और 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिला है विनोद कुमार शुक्ल जी को। तो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप जी को दिया जा रहा है बांस की बांसुरी के लिए। ये 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनमें से 22 भाषाओं में किसी भी एक भाषा में दिया जा सकता है। इसमें जो राशि होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए होती है, एक प्रशस्ति पत्र होता है, देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा होती है। प्रथम महिला पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, तो आशापूर्णा देवी जी हैं, इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ, पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली। विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और दामोदर माउजी हैं जो इंग्लिश जो में जो लिटरेचर यानी जो इंग्लिश में साहित्य लिखे हैं, उनको सबसे पहले इंग्लिश के लिए दामोदर माउजे जी को दिया गया है ये पुरस्कार। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का स्थापना कब हुआ, स्थापना कहाँ हुआ था, सार्क का स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ये ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को ये ढाका में स्थापना होता है किसका, सार्क का। अगर मुख्यालय पूछेगा तो आप काठमांडू बताएंगे, जगह जहाँ पे स्थापना हुआ था तो ढाका बताएंगे। मुख्यालय आपका ये काठमांडू में है। इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं आपके। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। नाम याद रखिएगा, ए से अफगानिस्तान, बी से भारत, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान आपका, एम से मालदीव, एन से नेपाल, और पी से पाकिस्तान, एस से श्रीलंका। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में होगा। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में होती है। और इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं आपके, जो नाम हमने बता दिया आपको।
लास्ट प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का मुख्य घटक क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत लोगों को लगता होगा कि स्वर्ण पदक है तो सोने का होगा, नहीं, इसमें आपका 92.5% चांदी होता है। 92.5% चांदी होता है और 6 ग्राम जो ऊपर से आपका 6 ग्राम ऊपर से सोने की परत चढ़ाई जाती है। सोने की परत चढ़ाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चांदी होगा। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का मुख्य घटक आपका ऑप्शन नंबर बी चांदी होगा। तब तक के लिए जय हिंद।